तो हम लोग बात कर रहे थे आपका आर्टिकल 72 पे, और आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हमने कहा था ये अमेरिका से ली गई, ब्रिटेन के मॉडल ये भी हमारे सामने थे। लेकिन के हर सिंह में जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि हमारा जो आर्टिकल 72 है इसमें जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है ये अमेरिकन मॉडल के अधिक नजदीक है, ये ब्रिटेन के मॉडल के नजदीक नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में वो मोनार्क की शक्ति है और मोनार्क परम न्याय का स्रोत माना गया, वो उसकी अपनी विशेषता मानी गई है। और अगर अपनी विशेषता मान ली जाएगी तो मोनार्क को ये हक मिलेगा कि वो स्वयं जिसे चाहे क्षमा कर दे और जिसे चाहे क्षमा न करे। यद्यपि ब्रिटेन बड़ा परंपरावादी देश है, वहां जो ट्रेडिशंस रहते हैं वहां जल्दी जल्दी वायलेशन नहीं होता उसका, और ये उनकी शक्ति भी है, इसीलिए उन्होंने संभवतः पूरी दुनिया पर राज किया। इसलिए वहां परंपराएं बहुत जल्दी टूटती नहीं, वहां अलिखित संविधान से भी काम चल जाता है। हमारे यहां लिखित संविधान के साथ डंडा उससे भी काम नहीं चलता। तो ये फर्क है दोनों जगह के। इसलिए ब्रिटेन में ये ठीक है कि मोनार्क की शक्ति पर्सनल वो मानी गई है, व्यक्तिगत शक्ति उसकी मानी गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस के बिना उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया। यद्यपि करते तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्रिटिश मॉडल में वो मोनार्क की शक्ति है, राजा परम न्याय का स्रोत है। राजा जिसे चाहे क्षमा कर सकता है और राजा जिसे चाहे दंड दे सकता है। ये एक कॉन्सेप्शन है जिसके आगे पीछे ब्रिटेन की शक्ति चलेगी। लेकिन हमने अमेरिकन मॉडल को अडॉप्ट किया है, और जब अमेरिकन मॉडल अडॉप्ट होगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ये शक्ति कैसी हो जाएगी? कॉन्स्टिट्यूशनल, ये संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति हो गई। और संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति हुई तो संविधान जिस ढंग से इस शक्ति का उपयोग ये बताएगा उसी ढंग से इस शक्ति का उपयोग करना है। और राष्ट्रपति को जितनी संवैधानिक शक्तियां दी गई उनके उपयोग के संबंध में सबसे पहली अपेक्षा यही है कि वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार, या अगर जो भारत संघ के सुरक्षा बल हैं, रक्षा बल हैं, उनके सर्वोच्च कमांडर के रूप में वो किसी शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं, तो विधि की प्रक्रिया, विधि के उपबंध, विधि के निर्देश उनके मुताबिक 53(2) हम लोगों ने देखा था। और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जब भी आप विचार करेंगे, आप 53, 74 और 75, यू कांट ओवरलुक दीज आर्टिकल्स। इनको अलग हटाकर राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्तियों के बारे में विचार हो ही नहीं सकता। और जब आप मेंस में उत्तर लिखते तो अधिकतम 53, बस 74, 75 का तो जिक्र ही नहीं आता, जबकि 74, 75 उस शक्ति का यथार्थ में उपयोग कैसे होगा इसको बताती है। 53 तो एक सबस्टेंटिव टाइप का प्रोविजन इसकी व्यवस्था करता है, शक्ति निहित करता है कि भारत की जो समस्त कार्यपालिकी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। बट वो सिर्फ इतना कह देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के मुताबिक संघ के बलों के सर्वोच्च कमांडर होने के नाते अगर वो शक्ति का उपयोग करना चाहते तो विधि के उपबंधों के अंतर्गत, और संसद उसे ये शक्ति रहेगी कि वह राष्ट्रपति को जो कार्यकलाप दिए गए वो किसी अन्य प्राधिकारी में निहित करते। इसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति सर्वोच्च नहीं है, संसद सर्वोच्च है, या विधि की प्रक्रिया सर्वोच्च है, या कॉन्स्टिट्यूशन के उपबंध सर्वोच्च है। एक बात बिल्कुल क्लियर वहीं से हो जाती है। लेकिन अगर आपको इंप्लाइडली पढ़ने की कला आती है कि जो लिखा है उसका अर्थ कैसे निकलेगा, ये अगर सीखा है आपने तो फिर वहां से स्थिति एकदम क्लियर दिखाई देती है। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर राष्ट्रपति में निहित की है क्षमादान की शक्ति के रूप में, तो डेफिनेटली इसका उपयोग कैसे होगा? संविधान के प्रावधानों के अनुसार।
और जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार इस शक्ति का उपयोग होगा तो 74 और 75 लाइट में आ जाएंगे। राष्ट्रपति से दो प्रकार के कामों को करने की अपेक्षा की गई है। एक, जिनका होना उनका पर्सनल ऑब्लिगेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और दूसरा, जिनका होना भारत के प्रशासन और भारत के समुचित एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जरूरी है। तो एक में काम 77 के मुताबिक और एक में काम 74 के मुताबिक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसकी एड एंड एडवाइस इससे ही होगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसका मतलब जब राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति संवैधानिक शक्ति हुई तो विद द एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसका उपयोग ये राष्ट्रपति करेंगे। इतनी बात कल क्लियर हो गई थी। अब सवाल यह उठता है कि किन मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन से मामले जिनमें राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति इसका उपयोग करें, और राष्ट्रपति और गवर्नर की क्षमादान की जो शक्तियां हैं क्या इनमें कोई भेद है, इसकी चर्चा हम तब करेंगे जब गवर्नर की क्षमादान की शक्तियां ये भी बता देंगे। वो कहा है 161 वो अनुच्छेद 161 में दी गई हैं जो गवर्नर की क्षमादान की शक्तियां राज्यपाल की लगभग समानता है, लगभग, लेकिन फिर भी भेद है। और भेद क्या है ये तब बात करेंगे जब उनकी क्षमादान की शक्तियां वो भी बता देंगे। लेकिन फिलहाल आप ये मान लेंगे कि उनके पास भी क्षमादान की शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां ये कितनी विस्तृत हैं, किन किन मामलों में इनका उपयोग हो सकता है, तो कहता है उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, वो सर्वोच्च कमांडर है। काहे के? संघ के सशस्त्र बलों के। और जो सर्वोच्च कमांडर है तो अगर सेना, ये सेना न्यायालय है, कहता है उन सभी मामलों में जिसको दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, उन सभी मामलों में तो जब सर्वोच्च कमांडर है तो दे ही पाएंगे। यानी मार्शल कोर्ट, अगर मार्शल कोर्ट भी कोई सजा देगा तो राष्ट्रपति उस मामले में क्षमा प्रदान कर सकते हैं उन सभी मामलों में, सभी मामलों, मीनिंग देयर बाय कोई डेथ पेनल्टी इसमें एक्सेप्शन नहीं है। कहता उन सभी मामलों में, सभी मामलों मतलब सभी मामले हो गए। फिर कहता है उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अब एक दिक्कत आ गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जिन विषयों तक है उन विषयों के संबंध में अगर कोई कानून बना हुआ है, उस कानून के मुताबिक अगर सजा दी गई है तो उन मामलों में भी राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ये किन विषयों तक है, क्योंकि वो बार बार कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जिन विषयों तक है उन विषयों पर अगर कोई कानून बना हुआ है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जिन विषयों तक है उन विषयों पर अगर कोई कानून बना हुआ है और उस कानून के मुताबिक व्यक्ति को दंडादेश दिया गया है तो राष्ट्रपति उसमें अपनी क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। और जब क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करेंगे तब क्या क्या कर पाएंगे? दंडादेश का निलंबन, लघुकरण, परिहार और क्षमा। बेर बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं होती है, एक बार दिमाग में बैठे बात अगर समझ में बैठ गई तो फिर याद करना ये तो अनैच्छिक क्रिया बन जाता है, ये तो फिर घटना बनता है, कृत्य नहीं। ठीक है, कृत्य और घटना इसमें फर्क है। कृत्य आप करते हैं, घटना घटित होती है, यही फर्क है। इसलिए घटना के लिए दंडित नहीं किया जाता, कृत्य के लिए दंडित किया जाता है।
और कृत्य का दूसरा स्वरूप लोप भी है, ओमिशन भी है, इसके एक्ट एंड ओमिशन, और ओमिशन भी अनैच्छिक नहीं। जब कृत्य करने का कर्तव्य हो, लिखता है आईपीसी में कि जब कृत्य करने का कर्तव्य है, when there is a duty to perform a particular act and you are not performing that, meaning thereby you are making a omission intentionally, then you are committing a, ठीक है, wrongful act, which may be a crime, which may be a tort। ठीक है, तो चीजों को बड़ी शुरुआत से समझना चाहिए, और जब आप चीजों को बड़ी शुरुआत से समझते हैं तो इतनी क्लियर बात समझ में आती है कि उससे ज्यादा क्लियर हो ही नहीं सकता, और फिर उसे कुछ याद करने की, कुछ समझने की जरूरत नहीं बचती। कानून कृत्य के बारे में बात करता है, कानून घटना के बारे में बात नहीं करता। घटना घटित होती है, कृत्य किया जाता है, कृत्य में आपकी इच्छा इन्वॉल्व है। घटना में आप कुछ नहीं कर रहे, आपकी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी घटना घटेगी, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अध्यात्म के जगत में घटनाएं घटती हैं। बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए कुछ किया नहीं, वो महाबोधि वृक्ष के नीचे बैठे और घटना घट गई, उन्हें ज्ञान हो गया। तो ज्ञान प्राप्त नहीं किया बुद्ध ने, हो गया। ठीक है, तो घटनाएं घटित होती हैं, कृत्य किए जाते हैं। ठीक है, और कृत्य करके जब आप कुछ करते हैं तो उसी का परिणाम आप पाएंगे, क्योंकि इच्छा वहां इन्वॉल्व होती है। तो आप कहता है कि कृत्य ये अगर हुआ है तो आप दोषी हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति ये क्षमादान की शक्ति, इसका प्रयोग करेंगे तो क्षमादान में वो क्या क्या कर पाएंगे? क्षमा कर देंगे, निलंबन कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं। ये सारी चीजें राष्ट्रपति के हाथ में। और किन किन विषयों के संबंध में? उन सभी विषयों के संबंध में जिन विषयों पर संघ की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है। यदि उन विषयों के संबंध में कोई कानून बना हुआ है और उस कानून के अंतर्गत कोई दंड ये आपको प्राप्त हुआ है, तो राष्ट्रपति आपको क्षमा कर सकते हो। क्षमा जब करेंगे तो ये चीजें आपको प्रदान की जा सकती। संघ की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार किन विषयों तक है? इस विषय पर 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। कहता है इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक और किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक होगा। परंतु इस संविधान में या संसद में द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय खंड का में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। और सबसेक्शन 2 क्या कहता है? जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या अधिकारी उन विषयों में या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है ऐसी कार्यपालिका शक्ति या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता था। यानी कुल मिलाकर अगर 73 देखें तो पहली लिमिटेशन उसने रखी कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी संसद को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने का हक होगा लेकिन इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए। तो जब इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए तो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार नहीं हो सकता कि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट चला जाए। जितनी भी लिमिटेशंस कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिरोपित की हैं वे सारी लिमिटेशंस इंपोज हो जाएंगी आकर
सिर्फ इन शब्दों के प्रभाव से कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुछ भी दोहराने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही ये शब्द जोड़े जाएंगे तुरंत जुडिशियल रिव्यू का द्वार खुल जाएगा। कौन चेक करेगा कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया गया या नहीं किया गया। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहने का दावा करके सरकार कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर सकती है और इनफैक्ट वो इस संविधान के प्रावधानों का वायलेशन उस कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कर रही हो, ऐसा भी संभव है। इसमें छोटाई और बड़ाई की बात नहीं है कि तब कोर्ट कुछ बड़ा हो गया और सरकार कुछ छोटी हो गई, ऐसी बात नहीं है। बस कोर्ट को इतनी ताकत दी गई और ये उसका काम भी है कि वो ये बताए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, और कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया तो कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि आपको शक्ति दे रहा था तो उसका वायलेशन हुआ, ये स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन बोल नहीं सकता। इसलिए कोर्ट की भूमिका कॉन्स्टिट्यूशन के अभिभाषक या फिर उसके स्पोक पर्सन की भूमिका है कोर्ट की, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि संविधान बोल नहीं सकता कि आपने हमारे प्रावधानों का वायलेशन किया और आपको जो शक्ति थी हम ही ने दी और आपसे अपेक्षित था कि आप हमारे अन्य उपबंधों का पालन करते। ये चूंकि संविधान खुद नहीं कह सकता, इसलिए उसकी ओर से ये कहने का हक न्यायालय को मिला है, जिसके कारण से आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि शायद न्यायालय कुछ बड़ा है और सरकार कुछ छोटी है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह कि सबसे ज्यादा किसी को लगता है तो लॉ फील्ड के लोगों को सबसे अधिक किसी को लगता है। और क्यों लगता है? क्योंकि लॉ की तो रेडी मार रखी है, उसको समझा ही नहीं है, उसके बारे में तो कॉन्सेप्शन ही गलत है। तो इसलिए और फिर उन्हें देख के संपूर्ण समाज में यह धारणा बलवती होने लगती है। बात सिर्फ इतनी है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिन विषयों तक संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। यानी संसद की विधायी शक्ति का विस्तार जिन विषयों तक है उन सभी विषयों तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। संघ की अब संसद की विधायी शक्ति का विस्तार ये किन विषयों तक है, ये आगे पढ़ने को मिलेगा कि संसद की विधायी शक्ति का विस्तार एक तो संविधान की 7वीं अनुसूची के जो संघ सूची और साथ साथ जो संवर्ती सूची है जहां तक उनकी विधायी शक्ति का विस्तार है, और साथ ही साथ अवशिष्ट विषय अनुच्छेद 248 के मुताबिक संसद की विधायी शक्ति के अंतर्गत है। इसका मतलब वे विषय जो अवशिष्ट विषय हैं और वे विषय जो संघ सूची या संवर्ती सूची में शामिल हैं, उन सभी विषयों तक संसद की चूंकि विधायी शक्ति का विस्तार है, इसलिए संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है उसका विस्तार भी हो जाएगा। क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जिन विषयों तक है उन विषयों तक बनी हुई विधि के प्रावधानों के अनुसार अगर कोई अपराध किया जाता है तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का विस्तार उन विषयों तक हो जाएगा। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन सभी विषयों तक है जिन विषयों पर संसद को विधान की शक्ति प्राप्त है। संसद को विधान की शक्ति किन विषयों पर प्राप्त है? तो संघ सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय किसको कहें? ये कौन से विषय हैं? तो वे विषय जो न संघ सूची में हैं, न राज्य सूची में हैं, न संवर्ती सूची में हैं। अगर कोई ऐसा विषय है जो इन तीनों सूचियों में से किसी में नहीं है, वो अवशिष्ट विषय है और उस पर भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। इसका मतलब उस विषय के संबंध में भी अगर कोई विधि बनी हुई है और उसके अंतर्गत कोई अपराध हुआ है तो फिर राष्ट्रपति
उस अपराध के संबंध में अपनी क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे और क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत जो कुछ उन्हें हासिल है वो सब कुछ उस व्यक्ति को प्रदत्त कर सकेंगे, उस व्यक्ति को दे सकेंगे जिस पर उस अपराध को करने का आरोप है। इसके अलावा भारत सरकार किसी कानून के आधार पर, किसी संधि या करार के आधार पर, कानून के आधार पर नहीं, किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त अधिकार, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक होगा। भारत सरकार ने किसी से कोई संधि की किसी भी देश से, तो उस देश से की गई संधि के आधार पर भारत सरकार को कुछ करने का हक यह मिल जाता है। तो अगर भारत सरकार द्वारा कोई संधि की गई और आप कोई काम ऐसा करते हैं जो किसी कानून द्वारा उस संधि के खिलाफ होने के कारण अपराध घोषित कर दिया जाता है, तो उस तक भी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का विस्तार होगा और शेष 73 का जो पार्ट है उससे कोई मतलब बचता नहीं क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि संघ की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार जिन विषयों तक है उन विषयों पर बनी विधियां यदि किसी अपराध को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं तो उस अपराध के संबंध में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियों के प्रयोग का हक होगा। अब सवाल यह आता है कि अन्य सब बातें तो ठीक हो गई, ठीक है, संघ की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार जिन विषयों तक है उन विषयों तक संसद ने अगर कोई विधि बना रखी है उन विषयों पर तक, यानी उन विषयों पर, और उसके अंतर्गत कोई क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करके क्षमादान के अंतर्गत जो कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ कर देंगे। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसके लिए किसी व्यक्ति को अगर दंडित किया जाता है, क्या तब भी राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं? प्रश्न यहां पर बनता है, क्योंकि क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति को उन विषयों के संबंध में प्राप्त हैं जिन विषयों पर संघ की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है, और जिन विषयों पर संघ की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है उन्हीं विषयों पर संसद को विधान की शक्ति प्राप्त है। 73 जब हम पढ़ते हैं तो 73 सबसेक्शन 1 से क्लियर होता है कि संघ की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार किन विषयों पर है, जिन पर संसद को विधायन का हक है। यानी संसद की विधायी शक्ति और संसद और केंद्रीय कार्यपालिका की कार्यपालिकी शक्ति जिन विषयों के संबंध में प्रयोग होगी वे विषय एक ही हैं, वे अलग अलग नहीं हैं। यह बात क्लियर है 73 सबसेक्शन 1 से। अब जब 73 सबसेक्शन 1 से क्लियर है कि संसद जिन विषयों के संबंध में विधायी शक्ति का प्रयोग करेगी, जिन विषयों के संबंध में वो कानून बना सकेगी, उन्हीं विषयों के संबंध में केंद्रीय सरकार अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग कर सकेगी। तो ये तो क्लियर है कि संघ की विधायिका ने जिन विषयों पर विधायन किया उन्हीं पर राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि केंद्रीय कार्यपालिका उन्हीं विषयों के संबंध में अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग कर सकती है और क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की यह भी कार्यपालिकी शक्ति का ही प्रयोग है। वो एग्जीक्यूटिव के हेड होने के नाते इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इतना तो क्लियर है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ दिक्कत यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके आधार पर प्राप्त शक्ति के अंतर्गत न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई शक्ति है। क्यों? अनुच्छेद 129 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 215 के मुताबिक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि संसद ने
कोई विधि अनुच्छेद 215 या 129 के आधार पर बनाई, ये नहीं कहा जा सकता। यद्यपि न्यायालय के अवमान के संबंध में विधायन की शक्ति ये भी संसद को प्राप्त है और उन्होंने बनाया हुआ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट न भी हो, मत हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, तो भी न्यायालय को अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी। और सिर्फ अपने अवमान के लिए नहीं, उसके अधीनस्थ जितने न्यायालय हैं उनके अवमान के लिए भी। यद्यपि यह नहीं लिखा है, यद्यपि यह नहीं लिखा 129 में सिर्फ इतना लिखा है, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, ठीक है, और अभिलेख न्यायालय की समस्त शक्तियां उसे प्राप्त होंगी, सिर्फ इतना लिखा है। और यही 215 में लिखा है कि वो अभिलेख न्यायालय होगा और अभिलेख न्यायालय की समस्त शक्तियां ये उसे प्राप्त होंगी। अब सवाल ये उठता है कि अभिलेख न्यायालय की शक्तियां क्या होती, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की समस्त शक्तियां उसे प्राप्त हो। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता क्या है? तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वो है जिसमें पूर्व निर्णय न्यायालय के सुरक्षित रखे जाते हैं और भविष्य में आने वाले जो उसी विषय पर संबंधित उसी प्रकृति के मामले होते हैं वो पूर्व निर्णयों के आधार पर निर्णित किए जाते हैं। लेकिन इस शक्ति के या इस अपेक्षा के पूरा होने के लिए एक ताकत और जरूरी है। जब आप अपेक्षित करते हैं कि ऐसा ही किया जाए, तो आपको एक व्यवस्था और करनी होती है कि यदि ऐसा न किया जाए तो फिर क्या होगा। अगर आप सिर्फ यह अपेक्षा कर दें कि ऐसा किया जाए तो कोई नहीं करेगा वैसा, क्योंकि इतने ही भले लोग हों तो अपेक्षा की भी जरूरत नहीं है। इतने ही अगर भले लोग हों तो क्या लोगों को मालूम नहीं है कि क्या किया जाए? हमें तो दुनिया में ऐसा कोई नजर नहीं आया, पागल और बच्चे को छोड़कर, जिसे यह ना मालूम हो कि क्या किया जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी कानून बनाने की जरूरत है और यह बताने की जरूरत है कि क्या किया जाए। इसका मतलब अपेक्षा से कुछ नहीं होने वाला। इतने ही भले लोग अगर हो जाएंगे तो फिर कानून की जरूरत कहां है? और इसीलिए बार बार कहते हैं कि वो समाज जो कानून से शासित हो रहा है निहायत नीच समाज है, वो अच्छा समाज नहीं है। बिना कानून के जो चल रहा है वो अच्छा व्यक्ति है। देखिए, हमेशा आपसे चीजों के पार जाने की अपेक्षा है। पागल और साधु इसमें कोई बहुत फर्क नहीं होता। पागल भी किसी से घृणा नहीं करता और साधु भी किसी से घृणा नहीं करता। दोनों, उसमें कोई फर्क नहीं है। पागल के लिए भी हर स्थान बैठने योग्य है, सोने योग्य है, क्योंकि उसे लगता ही नहीं स्थानों में कोई फर्क, और साधु को भी नहीं लगता, उसे भी किसी स्थान में कोई फर्क नजर नहीं आता। क्यों? सब जगह ईश्वर का ही दर्शन वो करता है, इसलिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों में एक बेसिक फर्क है, एक ने बुद्धि खो दी है, उस पर बुद्धि नहीं है, और एक बुद्धि के पार चला गया है, उसने बुद्धि छोड़ दी है। इसने खो दी है, उसने छोड़ दी है, ठीक है ना। तो उसकी जो स्टेज है वो ऊपर की है और इसकी स्टेज नीचे की है। स्थिति में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। ऐसा ही है कि लॉलेस, ये अराजक भी है, अराजक सोसाइटी भी लॉलेस सोसाइटी है, और परम जो एकदम व्यवस्थित सोसाइटी है वो भी लॉलेस सोसाइटी ही हो सकती है, जहां एक भी ऐसा न हो जो गड़बड़ कर सकता हो। जो परम व्यवस्थित है वो भी लॉलेस होगी और ये भी लॉलेस होगी, यानी आइडियल वही है, लॉलेस सोसाइटी। ये बीच का जो कुछ होता है सब गड़बड़ है। तो अगर अपेक्षित ये है
कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों का पालन हो, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रहे, तो फिर यह भी बताना पड़ेगा कि अगर न हुआ तो फिर क्या होगा। इसलिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो होता है उसे आवश्यक रूप से यह ताकत प्राप्त होती है कि वो अपने अपमान के लिए दंड दे सकता है, उसे आवश्यक तौर पर यह ताकत मिलती है। अगर आप किसी को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाएंगे तो आवश्यक तौर पर उसे यह शक्ति मिलेगी कि वो अपने अपमान के लिए दंड दे सकेगा। और दूसरी एक और ताकत उसे मिलती है, ताकत कौन सी है कि यदि कभी यह विषय उठे कि अमुक मामले पर उसे क्षेत्राधिकार प्राप्त है या नहीं है, तो वो स्वयं इस प्रश्न का निर्धारण कर सकता है कि उसे उस मामले में क्षेत्राधिकार है या क्षेत्राधिकार नहीं है। और ये आगे हम लोग बहुत मामलों में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के समक्ष ये बातें बहुत बार उठेंगी कि यू हैव नो जुडिक्शन इन दिस मैटर, और कई बार वो स्वीकार भी करेंगे कि हाँ, हमें इस मामले में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, और नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दो शक्तियां कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की होती, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की हुई। और न्यायालय का अपमान, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को हटा दीजिए आप, तो फिर न्यायालय का अपमान तो लोअर कोर्ट का भी हो सकता है, और हुआ। ठीक है, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हटा दीजिए तो भी देश के समस्त न्यायालय मेरे ही भाग हैं, हम ही प्रकट हुए हैं सब जगह। ठीक है, जैसे ईश्वर प्रकट है हर जगह, हर व्यक्ति में, हर उसका जितना क्रिएशन है वो उसका है, वही उसमें प्रकट हो रहा है। तो उन्होंने कहा हम ही सब जगह है, और अगर हमारे जो अंग प्रत्यंग है इनका अपमान होगा तो मेरा ही अपमान हुआ है, ये हम मानेंगे। और उन्होंने 215 और 129 के आधार पर उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के द्वारा यह उचित माना है कि वे किसी भी न्यायालय के अपमान का संज्ञान ले लेंगे। आप यहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय का अपमान करो, आप तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालय का अपमान करो, वे सीधे संज्ञान लेंगे, मानो उन्हीं का अपमान किया गया है। वो कहते हैं क्योंकि न्याय देना तो मेरा काम है, इसलिए न्याय के प्रशासन में जितने लोग लगे हैं वे सब मेरा ही काम तो कर रहे हैं, और जो मेरा ही काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपनी सुरक्षा के लिए जो कुछ करेंगे वो उनकी सुरक्षा के लिए भी करेंगे। और उन्हें यह अपमान के लिए दंड देने की शक्ति कहां से मिल रही? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ये किसी संसद की विधायी शक्ति के आधार पर प्राप्त होने वाली शक्ति नहीं है। और राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है उसका विस्तार कहां तक है? सिर्फ उन विषयों तक जिन पर संघ की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है और उन पर संसद की विधि मौजूद है, उस पर उनका विस्तार है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामलों में राष्ट्रपति को अपनी क्षमादान की शक्ति के प्रयोग का अधिकार नहीं है। यद्यपि मार्शल कोर्ट अगर डिसाइड करता है तो है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को फाइनली डिसाइड नहीं किया है कि है या नहीं है। इसलिए अधिकृत तौर पर हम यह नहीं कह सकते कि कंटेम्प्ट के मामलों में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति नहीं है, हम अधिकृत तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन जो व्याख्या है वो व्याख्या यही कहती है कि संभवतः अगर कभी ऐसा मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट यही डिसाइड करेगा कि नहीं है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं संविधान के आधार पर मिल रही है, वो किसी कानून के आधार पर प्राप्त होने वाली शक्ति नहीं है। हां, अब एक दिक्कत यह भी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। जब हम लोग पढ़ेंगे, जब विधायी शक्तियां संसद की पढ़ना शुरू करेंगे और उनका निर्वचन शुरू करेंगे, 245, 246, 247, 248, इस पर बात होगी तो देखेंगे। लेकिन अगर उसे अलग भी हटा दें तो भी संसद मतलब है जो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसे अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति ये प्राप्त है। तो अब स्थिति क्या है, हम इसके बारे में कंफर्म होकर कुछ भी नहीं कहने की स्थिति में हैं।
लेकिन जो व्याख्या है वो हमने आपके सामने रख दी। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अमेरिका से ली गई, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, इसके विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस्तेमाल होगी। ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स विच मस्ट बी डिस्कस्ड इन योर आंसर इफ यू आर राइटिंग, ठीक है, आंसर ऑन द, ठीक है, जो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के, उस पर अगर आप बात कर रहे हैं तो ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए। क्षमादान की शक्ति, इसके अंतर्गत क्या क्या है, ये इस शक्ति का प्रयोग किन मामलों तक हो सकता है। तो एक, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश या दंड किसने दिया है, सेना न्यायालय ने, और उन सभी मामलों में जो उन विषयों से संबंधित हैं जिन पर संघ की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है। और तीसरा आपका कहता है उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, ये अलग से क्लियर कर दिया, उन सभी मामलों में, सभी मामलों में। और सभी मामले मतलब सभी मामले हो गए किसी भी प्राधिकारी ने, किसी भी प्राधिकारी ने, वो सेना न्यायालय है, वो अन्य कोई न्यायालय है, कोई कानून है, कोई न्यायाधिकरण है। हालांकि किसी न्यायाधिकरण को अब तक मृत्यु दंडादेश देने की शक्ति नहीं है, लेकिन आगे नहीं होगी ऐसा कैसे कहते हैं। तो भविष्य को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा उन सभी मामलों में, सभी मामलों में जिनमें दंडादेश एक मृत्यु का दंडादेश है, यानी फांसी अगर हुई है, तो उन्हें मृत्यु दंडादेश के सभी मामलों में क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करने का हक है। और क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत क्या क्या है, निलंबन, परिहार, लघुकरण, ठीक है, ये बिल्कुल क्षमा, सारे प्रकार की शक्तियां उन्हें रहेंगी। खंड 1 के उपखंड का की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसे लिखना अनावश्यक था, लेकिन मूर्खों की वजह से कानूनों में कई चीजें बढ़ानी पड़ती हैं, क्योंकि मूर्ख तो कुछ भी कहना शुरू कर देगा। भाई राष्ट्रपति को जो शक्ति दी गई वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे रहा है। तो अगर किसी अन्य विधि के आधार पर किसी मृत्यु दंडादेश के संबंध में किसी अन्य प्राधिकारी को कोई ताकत मिली हुई है, तो उस पर इस शक्ति का प्रभाव पड़ेगा ही क्यों, ये तो एडिशनल हुई। ये थोड़ी है कि उसकी शक्ति के स्थान पर राष्ट्रपति इस शक्ति का या इस क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है। लेकिन फिर भी मूर्ख तो कुछ भी कहना शुरू कर देता है, मूर्खों का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मूर्खों की व्यवस्था विधानों में करके पहले से चलते हैं। इसलिए यह बात लिखी है कि उपरोक्त जो खंड 1 की बात है, इसकी किसी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि संघ के जो सशस्त्र बल हैं, ठीक है, संघ के सशस्त्र बलों की, हां, उनका कोई ऑफिसर है, उसे अगर मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति उस कानून में दी गई है, तो उस पर कोई विपरीत प्रभाव इसका पड़ रहा है, यह नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि संघ के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं राष्ट्रपति, तो यह नहीं समझा जाएगा कि चूंकि सर्वोच्च कमांडर को शक्ति यहां मिल गई, इसलिए प्रैक्टिकली तो थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष और अब जो वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं, वो संघ के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर दिखते हैं, ठीक है ना। अब मानो उनको कोई ताकत दी गई है किसी विधि के अंतर्गत, अब संघ के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है, तो यह नहीं माना जाएगा कि उनकी शक्ति कम हो गई है। क्यों? 72(2) ऐसा लिख रहा है। यद्यपि ऐसा न भी लिखे तो भी कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। कारण यह है कि अगर राष्ट्रपति को ही मान ले संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर, ठीक है, तो उन्हें तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ये मिल रही और वो कानून विधायी शक्ति दे रहा है, तो विधायी शक्ति और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अलग अलग हो जाती है। यूं तो सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में अपीलेट कोर्ट है, आपने उसमें भी देखा है, सीआरपीसी में
जो पुरानी सीआरपीसी का सेक्शन 379 था। सेक्शन 379 में क्या कह रहा था कि अगर लोअर कोर्ट से कोई मामला उच्च न्यायालय ने स्वयं के पास अंतरित किया है और उसमें विचारण की शक्ति का प्रयोग किया है और विचारण करते हुए क्या किया है, मृत्युदंड या 10 वर्ष या उससे ज्यादा का कारावास ये दे दिया है, तो फिर क्या होगा, अपील कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट। ये लिखा है वहां। तो सीआरपीसी में भी एक्सेप्शनली सुप्रीम कोर्ट को अपीलेट कोर्ट माना है, लेकिन उस अपील के बाद भी 134, 136 उन अपीलों के रास्ते खुले रहेंगे, क्योंकि वे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रदत्त अपीलेट जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो उससे प्रभावित नहीं होता। तो अगर 72(2) न भी हो तो भी पोजीशन वही रहेगी, लेकिन बात को क्लियर करना जरूरी होता है, इसलिए यहां क्लियर किया उन्होंने। फिर 72(3) खंड 1 के उपखंड गा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी राज्यपाल की जो संवर्ती शक्ति है मृत्यु दंडादेश के मामलों में, उस पर भी कोई इसका विपरीत प्रभाव नहीं आएगा, उन्हें भी रहेगी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये शक्ति रहेगी ही रहेगी। तो किन विषयों के संबंध में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे? अब 2 सवाल महत्वपूर्ण बचते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब इस शक्ति का प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार करेंगे, मीनिंग देर भाई कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया न्यायालय की तरह मामले को सुनकर, न्यायालय की तरह मामले को सुनकर यानी साक्ष्य का मूल्यांकन करके और साक्ष्य के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करने के लिए जो पीड़ित है उसे सुनवाई का हक देकर इस मामले को निर्णित कर सकते हैं, क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, या वे बिना सुने और बिना एविडेंस का मूल्यांकन किए सिर्फ इस आधार पर कि परिस्थितियां इनके आधार पर व्यक्ति को क्षमादान दिया जाना चाहिए या नहीं, इस आधार पर ही इस क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते हैं तो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी प्रक्रिया को नियमों के आधार पर चलाए जाने की जरूरत है, यानी कोई नियम बनाए जाने की जरूरत है जिन नियमों के मुताबिक क्षमादान की प्रक्रिया चले, अर्थात क्षमादान देने के लिए जो कार्रवाई चल रही है उसका विनियमन किए जाने की जरूरत है या नहीं। तीसरा, क्या क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू संभव है, और यदि हां तो किन आधारों पर? ठीक है, ये 3 सवाल बचते हैं। और एक मोटी बात आप समझ लेंगे, जब केहर सिंह, मारूराम जो डिसाइड हुए हैं, इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू करने का हक तो है ही। अगर ना होते तो आउटराइट रिजेक्ट हुए होते, इधर दायर होते, क्योंकि दायर होने पर तो कोई रोक है नहीं कि आप दायर करने जाओगे और लाठी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं, तो आप दायर करेंगे, हो जाएगा। लेकिन उस पर बिना एक शब्द कहे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया होता कि ये हमें सुनने का कि नहीं, हटाओ इसे, ये तो रद्दी है। देखिए, सुना और निर्णित किया, इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू का हक तो है। अब किन आधारों पर है ये बचा, ठीक है ना। और एविडेंस, इसके आधार पर डिसाइड करने का हक है, सुनवाई का हक देने का प्रावधान है, विनियमितीकरण होना चाहिए, रेगुलराइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सवाल बचे। तो इन पर बात होनी है। तो जहां तक पहले सवाल का सवाल है कि क्या राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते समय सुनवाई करने का हक है या नहीं, न्यायालय के समान
अगर वो राइट टू बी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, ये देते हुए क्षमादान दिए जाने के लिए प्रस्तुत याचिका को निस्तारित करना चाहें तो क्या ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पर कल बात शुरू हुई थी। और इसी इशू पर केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड हुआ था। केहर सिंह में मामला ही यही था, जो मर्सी पिटीशन आई थी उस मर्सी पिटीशन में पर्सनल हियरिंग दिए जाने की बात हुई थी और यह कहा गया था कि हमें सुनकर इसको डिसाइड किया जाए। और राष्ट्रपति ने कहा था कि यह इस्टेब्लिश प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, हम नहीं देंगे सुनवाई का हक। और एक बात और कही थी इसमें मर्सी पिटीशन को डिसाइड करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कि हम जब ये डिसाइड करेंगे मर्सी पिटीशन तो हम न्यायिक निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये दोनों बातें चैलेंज की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष और यह कहा गया था कि इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार उन्हें अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करना है और यह कार्यपालिकी शक्ति का ही प्रयोग है। जो क्षमादान की शक्ति उन्हें प्राप्त है उसका जब वो उपयोग करेंगे तो कार्यपालिकी शक्ति का ही उपयोग है और कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार, यह उनकी व्यक्तिगत शक्ति नहीं है। वो ये नहीं कह सकते कि हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, ये कह ही नहीं सकते। Whatever they can do, that must be according to the articles of the Constitution, according to the provisions of the Constitution. इसीलिए इस बात पर विचार करने की जरूरत हुई थी कि कौन सा मॉडल हमने अडॉप्ट किया है और राष्ट्रपति की यह शक्ति व्यक्तिगत है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस इशू पर निर्णय करना जरूरी हुआ था, क्योंकि अगर इस इशू पर निर्णय नहीं करेंगे तो फिर इस प्रश्न का निर्धारण हो ही नहीं सकता कि राष्ट्रपति को यह कहने का हक है या नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रहा है कि क्या कहने का हक है या क्या नहीं है। राष्ट्रपति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा, इसलिए यह सोचना गलत है कि राज्य का कोई अंग छोटा है या बड़ा। बस केवल सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार हासिल है केवल इतना, और वो होना भी चाहिए। कोई तो होगा जो ये बताएगा कि क्या किसका हक है और क्या किसका हक नहीं है। आखिर घरों में भी तो यही व्यवस्था है, इसके कारण से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो ये सवाल उठे थे और इनको उत्तरित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो क्लियर की थी। कल बहुत विस्तार से नहीं, बहुत संक्षेप में हमने वो बात रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में ये कहा कि नहीं, संविधान के प्रावधानों में ऐसी कोई बात नहीं है जो राष्ट्रपति को इस बात से रोकती हो कि वे किसी को पर्सनल हियरिंग दें, रोकती नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि पर्सनल हियरिंग वो नहीं दे सकते। हां, इसके लिए उन्हें बाध्य भी नहीं करती कि वो पर्सनल हियरिंग दें, इसके लिए बाध्य भी नहीं करती। ये भी नहीं कहती कि वे जो जुडिशियल फाइंडिंग्स हैं, यानी जो उच्चतम न्यायालय तक इंटैक्ट रही हैं, उनको बदल नहीं सकते, ये भी नहीं कहती। और ये भी नहीं कहती कि नहीं ही बदलेंगे, ये भी नहीं कहती। लेकिन एक बात तय है, राष्ट्रपति ये नहीं कह सकते जैसे अपीलेट कोर्ट कह सकता है। अपीलेट कोर्ट की जो ताकत है, देखिए महीन फर्क है और महीन फर्कों को समझने में ही मजा आता है। दिमाग का जो भोजन है, दिमाग का की जो खुराक, वो यही है। दिमाग खर्च करने से घटता नहीं है, बढ़ता है। दिमाग ऐसा आर्गन ईश्वर ने बनाया है
ये खर्च करने से घटेगा नहीं, बढ़ेगा। उसका भोजन है खर्च करना। तो उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलेट कोर्ट की जो ताकत होती है वो ताकत ये है कि अपीलेट कोर्ट निचले कोर्ट की फाइंडिंग्स को बदल सकता है। वो एविडेंस का मूल्यांकन करेगा और एविडेंस का मूल्यांकन करके ये कह सकता है कि इस एविडेंस के आधार पर यह निर्णय होना ही नहीं चाहिए था, और नीचे के निर्णय को बदल देगा। और जो बदल देगा तो विलयन का सिद्धांत लागू होगा। निचला निर्णय अपीलेट कोर्ट के निर्णय में विलय कर जाएगा और डी ज्यूरे यानी विदिता अपीलेट कोर्ट का निर्णय अस्तित्व में है यह माना जाएगा। डी फैक्टो यानी तथ्यता अपीलेट कोर्ट का जो विचारण न्यायालय का या जो निचले न्यायालय का निर्णय है वो दिखाई देगा आपको, क्योंकि तथ्यता वो है, कागज पर लिखा रखा है, तो तथ्यता वो रहेगा। लेकिन विधिता कानूनन अपीलेट कोर्ट का निर्णय होगा, क्योंकि विधिता निचले न्यायालय का निर्णय अपीलेट कोर्ट के निर्णय में मर्ज कर चुका होगा। ये विलयन का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ मर्जर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षमादान की शक्ति का उपयोग करते समय राष्ट्रपति अपीलेट कोर्ट नहीं है, अपीलेट कोर्ट नहीं है, इसलिए वो जुडिशियल फाइंडिंग्स से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि न्यायालय ने गलत डिसाइड किया, जैसा अपीलेट कोर्ट कह सकता है। अपीलेट कोर्ट कह सकता है, लेकिन वो अपीलेट कोर्ट की तरह काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं कहेंगे। जुडिशियल रिकॉर्ड इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन राष्ट्रपति एविडेंस का मूल्यांकन कर नहीं सकते, ये बात नहीं है। वो डिफरेंट एंगल से एविडेंस का मूल्यांकन कर सकते हैं। अर्थात वो ये कह सकते हैं कि ठीक है, दोषी हैं, मान लिया, लेकिन फिर भी समाज के प्रति जो इनकी सेवा है या इनकी जो घरेलू परिस्थिति है या ये जिस सामाजिक दशा में बड़े हुए हैं, ये भी तो हो सकता है कि कोई बच्चा इसलिए बुरा हो गया क्योंकि उसकी जो सोशल कंडीशनिंग थी वो अच्छी नहीं थी, संगत के असर के कारण ऐसा हुआ है। और संगत अच्छी देना लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य की ड्यूटी थी। यद्यपि वो अपने आर्थिक संसाधनों में ही इस ड्यूटी को पूरा करेगा। जब हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का पार्ट पढ़ेंगे तो ये बात पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली आर्थिक संसाधनों में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में अपने को अक्षम पाना, इसमें उसका तो कोई दोष नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति एक डिफरेंट एंगल से एविडेंस का मूल्यांकन कर सकते हैं कि ठीक है ये साक्ष्य है, लेकिन इस साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, इसने मारा है, नो डाउट मारा है, बुरी तरह मारा है, ब्रूटल मर्डर है, ठीक है, ब्रूटल मर्डर है, बुरी तरह मारा है। इसने तो बच्चे को इस कदर मारा है कि इसे फांसी से कम मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये जंगल में बड़ा हुआ, जंगली जानवर ही इसने देखे हैं, ठीक है, इसने देखा ही नहीं कि मानवता होती क्या है, इसने कभी कुछ देखा ही नहीं। इस एंगल को भी वो ध्यान में रख सकते हैं। वो डिफरेंट यानी जुडिशियल रिकॉर्ड इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि वो अपीलेट कोर्ट नहीं है। अब देखिए बड़ी महीन बात है, लेकिन मजा इसी में है। कानून पढ़ने का फिर मजा ही क्या है अगर आप इन महीन बातों को नहीं जान रहे। बाकी तो मोटा मोटा सब जान ही रहे। हमने कहा ना, पास होने के लिए तो यहां आने की जरूरत ही नहीं है। पास तो गधे होते हैं कानून की दुनिया में, और हम सब गधे ही थे जब पास हुए, इंक्लूडिंग मी। और हम तो बहुत बड़े गधे थे जो पास हुए, हमें किताबें भी नहीं मालूम थी। ठीक है, तो पास होना यहां कोई बड़ी बात नहीं है, वो कॉन्सेप्ट समझना। तो उनका अपीलेट कोर्ट नहीं है, जुडिशियल रिकॉर्ड इंटैक्ट रहेगा, लेकिन डिफरेंट एंगल से
अगर चाहे तो एविडेंस का मूल्यांकन कर सकते हैं, रोक कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए यही सुप्रीम कोर्ट की बड़प्पन ये जाहिर होते हैं, वो अपनी शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगा रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि एविडेंस के मूल्यांकन का हक नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इसीलिए उन पर विश्वास किया जाता है। कई बार होता है आपका विरोधी भी आपके पिताजी के लिए कहता है कि ये कह दें, शांतिदूत है हस्तिनापुर की सभा में, और वो कह रहा है कि कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्म इनमें से एक कह दे कि जिस दिन विराट युद्ध में दुर्योधन और अर्जुन का सामना हुआ, उस दिन पांडवों का अज्ञातवास खत्म नहीं हुआ था, एक कह दे सिर्फ, हम अभी फिर से 12 वर्ष के वनवास को, 1 वर्ष के अज्ञातवास को स्वीकार करेंगे, एक कहे। अब यूं तो ये तीनों ही हस्तिनापुर राज सिंहासन के प्रति बंधे हुए लोग हैं, लेकिन पता है ये नहीं कहेंगे, ये कह ही नहीं सकते, ये विश्वास होता है लोगों में, इसलिए लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। तो पहली चीज आई कि राष्ट्रपति एविडेंस का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक इस पर्टिकुलर केस का सवाल है कि उन्होंने पर्सनल हियरिंग देने से मना किया, तो उनका ये एग्जीक्यूटिव ताकत का प्रयोग है, कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग है, इसमें आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आप उन्हें मजबूर भी नहीं कर सकते। अगर न्यायिक कार्यवाही होती तो आप मजबूर कर सकते थे कि देयर मस्ट बी अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। अगर अर्ध न्यायिक भी होती, ट्रिब्यूनल के समक्ष भी चल रही होती, तो भी आप अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड को अधिकार के तौर पर मांग सकते थे, लेकिन यहां कृपा के तौर पर मांगेंगे। ये एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग है, कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग है, इसलिए इट इज द ड्यूटी ऑफ योर सेल्फ, you must provide all the informations along with your petition। आप अपनी पिटीशन के साथ ही वे सारे प्रपत्र लगाएं जिनके आधार पर आपको लगता है कि आपकी दया याचिका स्वीकार हो जाने की उम्मीद है। आपने नहीं लगाई तो गलती आपकी, लेकिन फिर भी चूंकि इस पर्टिकुलर केस में ये प्रश्न उठाए गए, इसका मतलब यह है कि इससे पहले इन प्रश्नों पर क्लियरिटी नहीं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केहर सिंह के लिए पर्टिकुलरली ये माना जाएगा कि उसकी पिटीशन अभी रिजेक्ट नहीं हुई है, वो प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है, ऐसे मान लेंगे, और वो दोबारा से डिसाइड। फिर इन बातों को ध्यान में रखकर ऑलरेडी प्रेसिडेंट ने हालांकि फिर से वो रिजेक्ट कर दी, और फांसी हुई, वो एक अलग किस्सा है, लेकिन हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या डिसाइड होकर आया, कानून क्या है, हमें तो ये जानना है। अब सवाल ये उठता है, तो दो चीजें तो आ गई कि एक, एविडेंस का मूल्यांकन कर सकते हैं, करें ही, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग है, न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नहीं है, ये तय हो गया। आप को पर्सनल हियरिंग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, दोनों बातें आप अधिकार के तौर पर नहीं मांगेंगे। अब बचा जुडिशियल रिव्यू, ये होगा या नहीं होगा। मारूराम से लेकर केहर सिंह तक दो बातें चलती रही। मारूराम में यह कहा, दोनों बातों का जवाब दे देते हैं। मारूराम में यह कहा गया था पहली बार कि सुप्रीम कोर्ट निकल गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मर्सी पिटीशन डिसाइड करने के लिए नियमों का निर्माण कर लेना चाहिए। नियमों का यानी प्रक्रिया का, कि किस ढंग से हम इसको डिसाइड करेंगे, इसका निर्माण कर लेना चाहिए, ताकि ये आरोप न लगे कि हमें सब अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड नहीं दी, एविडेंस का मूल्यांकन करने की, ये सवाल ही नहीं उठेंगे। आप नियम बना दीजिए कि देंगे या नहीं देंगे, हमेशा के लिए, कि हम देंगे या नहीं देंगे अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, हम पर्सनल हियरिंग देंगे या नहीं देंगे, मर्सी पिटीशन के साथ आपको इतने इंफॉर्मेशन देने हैं, ऐसे नियम बना दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी। मारूराम में यह बात चली थी कि नियमों का निर्माण होना चाहिए प्रक्रिया को संचालित करने के लिए। केहर सिंह में आकर इस बात को मना कर दिया
कब मर्सी पिटीशन को डिसाइड करना, ये इतना कठिन काम है कि इसमें इतने प्रकार की चीजें इन्वॉल्व होती हैं आके। एक निहायत नीच आदमी, उसे फांसी हो गई। अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड तो देनी ही पड़ेगी। अब हमने चलो प्रोवाइड कर दी। अब उनके वकील साहब एक बार कह रहे हैं कि हम बीमार हैं, एक बार बता रहे हैं कि हम तो तीर्थ यात्रा पर गए, एक बार बता रहे हैं कि हमसे तो उठा ही नहीं जा रहा, ये कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद उठा के फिर से पिटीशन फाइल कर रहे हैं, सब मृत्युदंड में चूंकि लेट हो गए इसलिए अब हमें क्षमा किया जाए। ये सब झंझट चलेंगे। ठीक है, और एक बहुत अच्छा आदमी है, उसे वाकई अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड मिलनी चाहिए। अगर हम ये डिसाइड करते किसी को नहीं मिलेगी तो फिर उसे भी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा, केहर सिंह में उन्होंने ये अनुभव किया। मारूराम में कहा कि बनेगा नियम, केहर सिंह में कहा कि नहीं, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और डेलिकेटेड मसला है, डेलिकेट मसला है, संवेदनशील है, ये इसमें नियमों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अब देखिए, यहां वही बात स्वीकार हो रही है, नियमों का निर्माण, कानून का निर्माण, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। सेकंड ग्रेड लोग, जो ठीक लोग नहीं है, वो कानूनों के हिसाब से चलते हैं। जो अच्छे लोग हैं वे बिना कानूनों के चलते हैं। पागल भी है, ठीक है, कहते ना, या तो दीवाना हंसे, ठीक है, वही शायर बड़े अच्छे लोग होते हैं, कभी बड़े अच्छे, वो बात 2 लाइनों में कहते हैं जिसे कहने के लिए पूरा वक्तव्य देना पड़ता है। उन्होंने कहा, या तो दीवाना हंसे, या वो हंसे जिसे तू तौफीक दे, यानी ईश्वर जिसे हंसाएगा वही हंसेगा, और या फिर पागल हंसेगा, क्योंकि दोनों के पास बुद्धि नहीं है। एक ने बुद्धि का प्रयोग छोड़ दिया है, वो ईश्वर की कृपा पर आश्रित हो गया, और दूसरे के पास थी ही नहीं। ठीक है, तो 2 ही हंस सकते हैं, बाकी हंस कोई नहीं सकता, हंस कोई नहीं सकता। मीनिंग देयर बाय कि जीवन जैसे जिया जाना चाहिए, वे तो सिर्फ 2 ही जी सकते हैं, या तो पागल जिसके पास बुद्धि है ही नहीं, दूसरा, ठीक है, संत या परमहंस जिसने बुद्धि का प्रयोग बंद कर दिया है, खुद को ईश्वर की ही इच्छा पर आश्रित कर दिया है। तो कानून सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए है, बड़ों के लिए न कानून होना चाहिए न है, और जानवरों के लिए भी नहीं है। ठीक है, ये बीच की दशा है, उसके लिए कानून है, मानवों के लिए कानून है। और मानव, हमने आपसे पहले भी कहा, उधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ जाएगा। मीनिंग देयर बाय दोनों तरफ जाने की क्षमता उसमें है। तो इसमें केहर सिंह में उन्होंने कहा, देयर इज नो नीड टू फ्रेम द रूल्स, क्योंकि वेरिड सिचुएशंस हैं, इसलिए मारूराम वाली बात नहीं। अब सवाल एक रह गया, क्या जुडिशियल रिव्यू होगा, क्या न्यायिक पुनरीक्षण किया जाएगा इस शक्ति का? तो केहर सिंह में उन्होंने कहा कि देखिए, अंततः व्यक्ति ही बनेगा। ठीक है, तो गुणदोष पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं, मेरिट पर नहीं होगा, गुणदोष पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं, क्योंकि उनकी कार्यपालिकी शक्ति है, करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। गुणदोष पर कोई नहीं, कि आप ये कहें कि ये मामला ऐसा है। गुणदोष का मतलब क्या हुआ कि मामले में, गुणदोष का मतलब वस्तुपरक विवेचन होता है, वस्तुपरक। ठीक है, गुणदोष पर, इसीलिए हम कह रहे थे ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और सब्जेक्टिव एनालिसिस, इसे समझना पड़ेगा। कानून की दुनिया में महत्व की बात है। गुणदोष यानी मेरिट पर डिसीजन, मेरिट पर डिसीजन का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का मतलब यह है कि परिस्थिति या वस्तु, उसमें स्वयं कोई ऐसी चीज है कि किसी को भी बैठाल दो वो इसी डिसीजन पर आएगा, किसी को भी बैठाल दो, क्योंकि वस्तु में स्वयं गुण है। ठीक है, ये है, ये गुणदोष पर है। और सब्जेक्टिव, हमें ये लग रहा है हम ये करेंगे, तुम्हें ना लगे, ये सब्जेक्टिव एनालिसिस है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव एनालिसिस भावनाओं के आधार पर होता है, विचारों के आधार पर होता है। ऑब्जेक्टिव वस्तु के गुण के आधार पर होता है, वस्तु में विचार शामिल है, घटना शामिल है। ठीक है, ये वस्तुपरक और व्यक्तिपरक
या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है। तो मेरिट पर डिसीजन का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। कोर्ट ने कहा कि क्षमादान की शक्ति के प्रयोग का मेरिट पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। आप आकर यह कहें कि साहब राष्ट्रपति को इस मामले में क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था और इसमें नहीं करना चाहिए था, यह हम नहीं सुनेंगे। करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, वो जाने, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाने। हां, इस पर हम सुनेंगे कि राष्ट्रपति ने हमारी क्षमादान की शक्ति सिर्फ इसलिए नहीं सुनी ही नहीं या स्वीकार नहीं की क्योंकि वे हमसे लड़ाई मानते थे, दुराशय रखते थे, मेलाफाइट। राष्ट्रपति तो आज बन गए, कभी तो स्कूल में पढ़े होंगे, उनके कोई दोस्त भी रहे होंगे, किसी के साथ गिल्ली डंडा भी खेला होगा। गिल्ली डंडा मीनिंग देर भाई अपने, हमारे तो बोलने के एक तरीके हैं, एक आदत है। कुछ तो उनके भी दोस्त रहे होंगे, लड़ाई हुई होगी, हो सकता किसी दोस्त ने उन्हें मारा भी हो, भाई उस समय राष्ट्रपति थोड़ी थे, और वही उनके सामने आ गया। तो मेलाफाइडली हमें हमारी मर्सी पिटीशन खारिज की, इस पर सुनेंगे। अतार्किक ढंग से खारिज की, इरेशनल ढंग से, इरेशनल मीनिंग देर भाई जो वो था कि हटाओ हटाओ, कहते ना इरेशनल ढंग से कि हटाओ, कुछ नहीं, खारिज हटाइए। अब तुमने एनालिसिस ही नहीं की और खारिज, एनालिसिस करो फिर पहले ही कह दो खारिज। अतार्किक ढंग से खारिज की, इरेशनल ढंग से, ठीक है, आपका बिना विचार, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड खाली की, खारिज कर दी। इन विषयों पर जुडिशियल रिव्यू होगा, यानी लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होगा, लिमिटेड आधारों पर, गुणदोष पर नहीं होगा। लेकिन जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा ऐसी भी बात नहीं है, होगा लेकिन लिमिटेड आधारों पर होगा। और केहर सिंह में ही उन्होंने जो जस्टिफिकेशन माना है मर्सी पिटीशन के लिए, वो यही माना है कि न्यायालय के समक्ष कई बार ऐसा होता है कि सारे तथ्य आते ही नहीं, और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉपर मैनर में सारे तथ्य नहीं आते। ठीक है, प्रॉपर मैनर यानी एविडेंस एक्ट की जो अपेक्षाएं हैं उसके मुताबिक पेपर रखा है, बस साबित नहीं हुआ। अब हम तो नहीं पढ़ सकते और साबित करने की स्टेज निकल गई, ठीक है, अब हम तो नहीं पढ़ सकते ना, जबकि वो पेपर है और हो सकता है जेन्युइन ही हो। ठीक है, अब राष्ट्रपति तो कर सकते हैं, ठीक है, तो उनका कई बार प्रॉपर मैनर में नहीं होते सारे फैक्ट, या सारे फैक्ट ही नहीं होते, ठीक है, या घटना जब सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट हो गई तब सही तथ्य सामने आए, या परिस्थितियों में ऐसा बदलाव है जिनके कारण से व्यक्ति को क्षमा किया जाना चाहिए, तो यह शक्ति न्यायोचित है, होनी चाहिए। और चूंकि सुप्रीम जुडिशरी एग्जॉस्ट कर चुकी है अपनी राइट्स, तो ये एग्जीक्यूटिव में जो हेड है उसी के पास होनी चाहिए। इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ये शक्ति एकदम ठीक है और इसका प्रयोग इस ढंग से होगा। ये क्षमादान की शक्ति पर बात खत्म हुई और कल हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनेंस, मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट।